वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जैसे कि आपको पता है कल ही काउंसलिंग के बाद में जो कॉलेज आवंटन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। कल काफ़ी देर तक यानी शाम तक लगभग साइट है वो डिस्टर्ब थी, लेकिन शाम के बाद से अधिकांश लोगों ने अपना चेक कर लिया होगा कि उनको कॉलेज आवंटन हुआ है या नहीं। जिनके भी अच्छे परसेंटेज थे और चॉइस सही तरीके से भरी थी उनको लगभग कॉलेज आवंटन हो गया। अब कॉलेज आवंटन के बाद में आपको क्या प्रोसेस करना है और बहुत ही कम समय दिया गया, तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक इम्पोर्टेंट जो रिपोर्टिंग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जो जारी की गई है। आपको पता है कि बीएसटीसी का एग्जाम इस बार VMOU कोटा ने करवाया, तो उसकी तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट है कि अभ्यर्थी प्री DLED परीक्षा 2024 की आधिकारिक वेबसाइट प्री DLED RAJ2024.in इस पर जाकर के अपनी वांछित सूचना भर करके लॉगिन करें, जिसमें आपको काउंसलिंग ID चाहिएगी, रोल नंबर, माता का नाम और जन्म तिथि, ये भर करके आपको चेक करना है कि आपको कौन सा आवंटन हुआ है कॉलेज। उसके बाद में लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्थान में यानी जो भी कॉलेज आपको आवंटन हुआ है उसका अंतरिम पत्र प्रोविजनल लेटर आपको प्राप्त होगा और अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज आपको जब कॉलेज आवंटन हो गया है, अगर आपको नाम आ गया कॉलेज आवंटन में यानी कोई भी कॉलेज आवंटन हुआ है, तो उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट है वो वांछित दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखे ऐसे अपलोड करना है और वांछित सूचना भर करके प्रवेश की शेष राशि जो अभी पहले आपने काउंसलिंग के समय भरी थी उसके बाद की जो शेष राशि है 13,555 ये ऑनलाइन भुगतान करना और इसकी अंतिम तिथि 11/8/2024 तक करना है। इसके बाद में अभ्यर्थी अपने आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग 5/8 से लेकर के 12/8 तक दोनों तारीख इसमें शामिल, यानी आज से ही आप जैसे आज 5 तारीख हो चुकी है तो आज से फॉर्म भर सकते हैं। उसका यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप फीस भर करके उसका प्रिंट लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओरिजिनल है वो सारे जाकर के आपको संस्थान में रिपोर्टिंग करनी है, तभी आपका एडमिशन है वो कंफर्म होगा। और इसके लिए बहुत कम टाइम दिया हुआ है, यानी 5 से लेकर के 12 तारीख तक। आज जैसे 5 तारीख हो चुकी है और 12 तारीख तक आपको ये अनिवार्य रूप से करना। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बारिश का मौसम है, तो यथाशीघ्र आप जल्दी से जल्दी लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें और ये भर करके आप संबंधित जो भी आपका कॉलेज आवंटित हुआ है वहाँ जाकर के रिपोर्टिंग करें। और रिपोर्टिंग उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना आवश्यक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात एक और है कि अभ्यर्थी का जो प्रवेश है वो पूर्णतः अंतरिम है, यानी अभी जो आपको कॉलेज आवंटन हुआ है वो अंतरिम है यानी प्रोविजनल है। रिपोर्टिंग के समय अर्हता योग्यता यानी आपके पास में अगर योग्यता वगैरह अगर नहीं है या और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आपका प्रवेश है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और रिपोर्टिंग के अभाव में अभ्यर्थी के प्रवेश का दावा निरस्त माना जाएगा, यानी अगर आप फीस भरकर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपका चांस वो चला जाएगा। और कॉलेज प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। अब कॉलेज के लिए क्या क्या आवश्यक है या कॉलेज वाले क्या क्या चेक करेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। और दस्तावेजों की सूची जो अभ्यर्थी को अपने लॉगिन में अपलोड करनी है, क्या क्या आपको अपलोड करना है, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद में सबसे पहले आपको डिटेल्स शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको एक तो 10वीं और 12वीं की मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी का मतलब आप उसकी PDF या इमेज जो भी वहाँ होगा वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में एक जो हस्तलिखित स्व घोषणा है जिसका फॉर्मेट भी आपके जब आप ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपके शो हो जाएगा। आप सादे कागज़ पर लिख करके भी इसको साइन करके इसको अपलोड करना है। उसके बाद में अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में वैध जाति प्रमाण पत्र यदि अगर लागू होता है, ST SC MBC OBC EWS जो भी कैटेगरी का आपने बेनिफिट लिया है वो आपको अपलोड करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। और सब कैटेगरी अगर किसी की है जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांग, रक्षाकर्मी, पुरुष सैनिक, अगर सब कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट लिया है तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि 12/8 तक अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की जाती तब अभ्यर्थी का प्रवेश से निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आपको 12 तारीख तक तो वहाँ रिपोर्ट नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको फीस जमा करनी है। उसके बाद में आपको संबंधित जो भी आवंटित शिक्षण संस्थान है वहाँ जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। और यदि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है या गलत अगर अपलोड हो गया है तो अध्यापक शिक्षण संस्थान द्वारा उन संस्थान दस्तावेजों को जांच के उपरांत रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जिन्हें अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करना होगा। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अगर कोई गलत होगा तो आपकी मैसेज आएगा, आप चेक करते रहें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी सॉफ्ट कॉपी आप साथ में लेकर जाएं। अब जब भी जरूरत हो उसको आप अपलोड कर लें और अपलोड करने के उपरांत अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के द्वारा
अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्ट करना आवश्यक है। रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में आपका जो भी प्रवेश है वो निरस्त मान लिया जाएगा। तो ये तो बात होगी अभ्यर्थियों के लिए। अब कॉलेज के लिए भी कुछ निर्देश यहाँ दिए हुए हैं, जो भी प्राचार्य है अध्यापक शिक्षा संस्थान उनके लिए। तो सीधी सी बात है कि आप के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर उस दायरे में अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपके वहाँ जाकर के भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं होगी, आपका प्रवेश है वो निरस्त हो सकता है। तो सबसे पहले बात तो कि आपके शिक्षण संस्थान, ये तो जो निर्देश है वो प्राचार्य के लिए है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे आप साइट पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ कॉलेज की लॉगिन पे भी आपका नाम वगैरह शो हो जाएगा कि किन किन स्टूडेंट को उनका कॉलेज आवंटित हुआ है। अब उसके बाद में अभ्यर्थी आवंटित शिक्षण संस्थान में व्यक्ति से उपस्थित होकर अपने शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएंगे। तो यानी आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करने के बाद में फीस जमा कराने के बाद आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाकर के आपको उनको वेरीफाई करवाना है। उसके बाद अंतरिम रूप से जारी प्रवेश सूची में शामिल अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हता, यानी क्या क्या होना चाहिए। तो अनारक्षित श्रेणी के अगर कोई भी विद्यार्थी है तो उसके लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% होना चाहिए बिना राउंड ऑफ किए, यानी 49.9 या 49.5 भी नहीं होना चाहिए, पूरे 50 होना चाहिए। इसी तरह से अगर आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी है तो उसके लिए 12वीं में 45% होना चाहिए बिना राउंड ऑफ किए। और ये अगर आपके नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया है, आपको कॉलेज आवंटन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर वहाँ जाएंगे और आपके ये नहीं होगा तो आपका फॉर्म वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। इसके बाद में 2024 में जिन्होंने इस साल ये जैसे 12वीं की है और समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को बिंदु 3 के सब बिंदु 1-2 के अनुसार ही न्यूनतम प्राप्तांक होने पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी उन्होंने जैसे एपीआर भरा हुआ था, तो अब जैसे रिजल्ट आ चुका है तो आपको कैटेगरी वाइज यानी सामान्य रूप से 50 और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 45% आपके 12वीं में होना जरूरी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 12वीं या समकक्ष परीक्षा में पूरक घोषित होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा था और अब आपके जैसे 12वीं में पूरक परीक्षा आ गई है और आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। और इसके अलावा किसी भी प्रशासनिक तकनीकी कारण से अगर 12वीं या समकक्ष परीक्षा की मूल अंक तालिका 2024 वालों के लिए, बाकी के लिए तो सारी आ चुकी है, मान लो हालांकि 12वीं 2024 की परीक्षा की मूल अंक तालिका आ गई है, लेकिन अगर मान लो किसी भी कारण से अगर नहीं आती है, प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इंटरनेट द्वारा अंक तालिका को मान्य कर दिया जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है कि आपको विद्यालय से 12वीं की ओरिजिनल मार्कलिस्ट नहीं मिली है तो आप इंटरनेट द्वारा बोर्ड की साइट से जो भी है वो आप ले जाएं, और बशर्ते इंटरनेट द्वारा अंक तालिका का मिलान बोर्ड की साइट से किया जाएगा और परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम से सत्यापित किया जाए, ये कॉलेज वाले करेंगे। और विशेष परिस्थिति में अन्यथा आप ओरिजिनल मार्कलिस्ट लेके जाएँ। किसी कारण से ओरिजिनल मार्कलिस्ट नहीं है तो आप कंप्यूटर वाले लेके जाएँ और उसको ऑनलाइन मिलान किया जाएगा। इसके अलावा प्री डीएलएड 2024 आवेदन हेतु जारी गाइडलाइंस के अनुसार ऐसी किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता, मान लो जैसे अभ्यर्थी द्वारा जिसमें अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न होती हो, जैसे गूंगा, बोलने में असमर्थ हो, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना, श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सकना, दोनों पैरों का नहीं होना, कक्षा में खड़ा नहीं हो सकता, तो ऐसे अभ्यर्थी है वो पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाए। और जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है, कई साथियों की इसमें कई तरह के कन्फ्यूजन होंगे, शंकाएं होंगी, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र आपका ऑफिशियल यानी एसडीएम तहसीलदार लेवल तक के अधिकारी का जो भी है वो मान्य होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों की जो उक्त जाति प्रमाण पत्र की तिथि में कोई समय सीमा नहीं है, यानी एक बार बनाया हुआ उसको बार बार अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी समय अगर उसके विद्यार्थी जीवन में कभी भी बनाया हुआ हो, चाहे 10वीं बनाया हो, 5वीं बनाया हुआ, एसटी और एससी का प्रमाण पत्र है वो आजीवन होता है, उसकी वैलिडिटी है, तो दोबारा उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओबीसी का, एमबीसी का और ईडब्ल्यूएस का जो राज्य सरकार द्वारा निर्देश है उसके अनुसार मूल प्रमाण पत्र की वैधता के साथ शपथ पत्र होने की स्थिति में उक्त प्रमाण पत्र की वैधता अधिकतम 3 वर्ष रहेगी, अर्थात जुलाई 2021 के पूर्व बने हुए उक्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ओबीसी का, एमबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो सामान्य रूप से 1 साल के लिए वैलिड होता है। और अगर आप उसी दायरे में आ रहे हैं, खास करके आय के संबंध में, क्योंकि ये आय के आधार पर होता है, तो अगर उस 2 साल बाद में भी आप उस दायरे में आ रहे हैं तो आपके पास में शपथ पत्र होना चाहिए कि मैं 2021 या उसके बाद में जब बना हुआ, जैसे 22 में बना हुआ था तो उस समय भी इस कैटेगरी में था या और अब भी हूँ। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके 2021 जुलाई तक बना हुआ है तब तक तो उसके बाद का आपके शपथ पत्र के साथ काम चल जाएगा। लेकिन अगर जुलाई 2021 से अगर पहले का आपके बना हुआ है तो आप नया बनवा के जरूर ले जाएं।
उसके पहले का है वो मान्य नहीं होगा। जुलाई 2021 के पूर्व बने हुए मान्य नहीं होंगे, ये जरूर ध्यान रखें। जुलाई 2021 से उसके बाद में बना हुआ है तो आपको साथ में शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य रूप से इसकी 1 साल तक तो वैलिडिटी होती है और 2 साल इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 2 साल आप शपथ पत्र दे करके उसको बढ़ा सकते हैं। नया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, शपथ पत्र से काम चल जाएगा, लेकिन जुलाई 2021 के बाद का आपके पास में होना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मैं आपको और बता दूं कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी कैटेगरी का चयन अनारक्षित कैटेगरी में हुआ है, जैसे मान लो एसटी का या ओबीसी का स्टूडेंट था और उसके अलॉटमेंट लेटर में चौथे कॉलम में कैटेगरी है उसमें सामान्य आ रहा है, तो उसको जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका सिलेक्शन है वो सामान्य श्रेणी में हुआ है। डीएलएड में प्रवेश तो समस्त अर्हताएं जैसे न्यूनतम प्राप्तांक 50 और 45 वाला है, और जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ उसकी पात्रता की जांच कर उसके दस्तावेज सत्य और वैध पाए जाने पर भी प्रवेश स्वरूप एडमिशन स्लिप जारी करे, ये कॉलेज का काम होगा। इसके अलावा प्रत्येक अध्यापक शिक्षण संस्थान को उनके पोर्टल पर आवंटित किए गए अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध होगी, यानी वहाँ आपका नाम वगैरह सारा मिल जाएगा। वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और वहाँ से वेरीफाई करेंगे। और एक और जो कुछ साथियों के साथ में समस्या हो सकती है, मैं आपको बता दूं कि यदि उपलब्ध सूची में अभ्यर्थी के रोल नंबर पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी की प्रोफाइल खुलेगी। अध्यापक संस्थान को प्रत्येक अभ्यर्थी के फॉर्म प्रिंट निकालकर सुनिश्चित कर लेना है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के प्रिंट स्पष्ट है कि नहीं है। यदि स्पष्ट नहीं है तो संबंधित दस्तावेज को रिजेक्ट करना है। तो ये भी एक क्वेरी हो सकती है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं अभी और आपके कोई डॉक्यूमेंट है वो सही अपलोड नहीं हो रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो जब आप संस्थान में जाएंगे तो वहाँ जाकर के आपके जहाँ डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर देंगे। जैसे आपका 10वीं का प्रमाण पत्र है, 12वीं का है, आपने फोटो क्लियर नहीं किया तो वहाँ से वो रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट करते ही अभ्यर्थी को उस दस्तावेज को पुनः अपलोड करने हेतु सूचित करना है। यानी आप हाथों हाथ या तो आप अपने जो भी मोबाइल वगैरह है उसमें लॉगिन करके रखें, उस सही कॉपी को आप वापस दोबारा अपलोड कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी तभी होगा जब कॉलेज से उसको रिजेक्ट करेंगे। और रिजेक्ट कब करेंगे? जब वो दस्तावेज 10वीं 12वीं का है, जाति प्रमाण पत्र जो भी है, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो कोशिश ये करें कि साफ फोटो या PDF जो भी है वो अपलोड करें, ताकि ये नौबत नहीं आए। और अगर कुछ ऐसा होता है कॉलेज वाले रिजेक्ट करते हैं तो हाथों हाथ आप उसी को पुनः अपलोड करें। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है और तो आप हाथों हाथ कर सकते हैं, अन्यथा आपको वापस किसी न किसी ई-मित्र पे जाकर के परेशान होना पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी काउंसलिंग करवाएं यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो क्लियर फोटो ही अपलोड करें, चाहे मार्क लिस्ट हो या सर्टिफिकेट हो, ये ध्यान रखें। और यदि दस्तावेजों की प्रिंट स्पष्ट है और उनका अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध करवाए गए मूल दस्तावेज से मिलान हो जाता है तो अभ्यर्थी का फॉर्म में एक्सेप्ट करें, यानी आपका एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। और यदि मूल दस्तावेजों में से दस्तावेज का मिलान नहीं होता है अथवा कुछ दस्तावेज गलत अपलोड है, मान लो कुछ दस्तावेज जैसे 10वीं की जगह 12वीं का अपलोड हो गया, कुछ गलती हो गई और अभ्यर्थी के पास सही दस्तावेज है, तो क्या होगा कि ऑनलाइन दस्तावेज को रिजेक्ट करके अभ्यर्थी के सही दस्तावेज पुनः अपलोड करवाएं। मान लो आपने जैसे गलती से या जल्दबाजी में या ई-मित्र की गलती से आपने 10वीं की मार्कलिस्ट की जगह आपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया और कॉलेज वालों को लगा कि गलत प्रमाण पत्र है, तो आप हाथों हाथ वो कॉलेज वाले उस को रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट करते ही आपके जो लॉगिन होगा उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि आप दोबारा उस सही दस्तावेज है वो अपलोड कर सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाए, उसकी सॉफ्ट कॉपी अच्छी तरह से बना करके मोबाइल में रखें, ताकि ऐसी अगर कोई नौबत हो तो हाथों हाथ आप उसको अपलोड कर सकें। और यदि अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी अपना दस्तावेज अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो अभ्यर्थी का प्रवेश है वो निरस्त हो जाएगा। तो आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी साइट में या किसी भी फॉर्म वगैरह में जब अंतिम तिथि पास में होती है तो साइट है ओवरलोड हो जाती है और सही नहीं चलती है। तो आप बिना इंतजार किए अंतिम तारीख का यथाशीघ्र ये काम कर लें। और यदि अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक अपने अध्यापक शिक्षण संस्थान को मूल दस्तावेज से अपलोड किए गए दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर पाता है, मान लो आपने दस्तावेज अपलोड किए लेकिन आपने भौतिक रूप से यानी फिजिकली आपने जाकर के कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवाए, तभी आपका प्रवेश निरस्त माना जाएगा। और यदि एक और इम्पोर्टेंट बात कि यदि किसी भी कारण से अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी शिक्षण संस्थान में आवंटन निरस्त किया जाता है तो निरस्तीकरण का विवरण है वो भी लिखा जाएगा। और यदि भूलवश किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज हट गए हैं या प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो एक रीस्टोर पैनल में जाकर अभ्यर्थी के दस्तावेज पुनः रीस्टोर कर सकते हैं। और अगर कोई गलत दस्तावेज होगा तो आपको ऑब्जेक्शन लग जाएगा, तो वहाँ से आप वापस अपने लॉगिन में जाकर के इसको कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता के नाम में आंशिक त्रुटि रह गई है, ये भी कई साथियों की समस्या हो सकती है, तो अध्यापक शिक्षण संस्थान के पोर्टल पर उपलब्ध करेक्शन पैनल में अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम भर करके करेक्शन इज टू सबमिट करें तो सबमिट हो जाएगा। तो अगर मान लो आपके भी ऐसा कुछ आ गया है कि आपके 10वीं 12वीं में जो नाम था उसमें और अगर
आपने BSc का फॉर्म भरा उसमें कुछ गलती आ रही है, आपके अलॉटमेंट लेटर में कुछ गलती आ रही है, तो अभी भी कॉलेज लेवल पे उसका सुधार हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, तो वो भी आप हाथों हाथ करवा लें। तो ये कुछ नियम या जो भी निर्देश थे वो कॉलेज के लिए थे, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। अब आपको जैसे यहाँ कॉलेज जो इसकी साइट है, साइट पे जाकर के आपको सबसे पहले अपना रिजल्ट देखना है, उसके बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर में किस तरीके के निर्देश होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरी जो साइट है, आप थोड़ा सा ये साइट है वो समय ले रही है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। यहाँ से सबसे पहले तो आपको जो है आपका अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपको चेक करना। तो यहाँ अलॉटमेंट लिस्ट में जाकर के ये साइट है इसकी प्री DLED, तो यहाँ आपको अपने रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी और डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो मैं यहाँ रोल नंबर भर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे जो भी रोल नंबर है कैंडिडेट के वो आपको यहाँ भरने हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ से काउंसलिंग आईडी भरनी है। तो मैं काउंसलिंग आईडी भी यहाँ भर के बता देता हूँ। यहाँ से जो भी काउंसलिंग आईडी है उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो मैं यहाँ से जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे जो भी तारीख है 26 है, यहाँ से जैसे मार्च अप्रैल जो भी है, और उसके बाद में ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से ईयर सेलेक्ट किया, अब इसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका अगर कॉलेज आवंटन हुआ है तो अलॉटमेंट स्टेटस का लेटर है आपकी शो हो जाएगा, यानी आपको जारी जो लेटर है वो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये प्रोविजनल लेटर फॉर कॉलेज अलॉटमेंट इस तरीके से शो हो जाएगा। आपके रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, फादर का नाम है, ये आईडी शो हो जाएगी। अब इसमें भी कुछ गड़बड़ है तो आप कॉलेज लेवल से करेक्शन करवा सकते हैं। अब आपको देखना है कि कॉलेज कौन सा आवंटन हुआ है, तो यहाँ कॉलेज का नाम यहाँ आ रहा है, तो वो कॉलेज का नाम आप देख लें। फैकल्टी आपकी है। अब यहाँ जैसे मैंने बताया था कि यहाँ अलॉटेड कैटेगरी, कैंडिडेट की कैटेगरी है F यानी फीमेल है, MBC है, और यहाँ भी अलॉटेड कैटेगरी F MBC यानी सेम कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ है। अगर आपको जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ है तो आपको कोई भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और ये प्री DLED के मार्क्स हो रहे हैं। अब और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि अलॉटमेंट ऑफ सीट इज़ प्योरली प्रोविजनल, ये पूरी तरह से प्रोविजनल है। और एडमिशन आपका जब आप कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, सारी पात्रताएं आप पूरी करेंगे तभी होगा। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, और उसके बाद में सबसे पहले यू हैव टू डिपॉजिट रिक्वायर्ड फीस, यानी 13,550 रुपये का ऑनलाइन है वो आपको 11/8 तक फीस है आपको जमा करनी है। और उसके बाद में आफ्टर डिपॉजिटिंग फीस यू हैव टू कॉन्टैक्ट द अलॉटेड कॉलेज पर्सनली, आपको व्यक्तिगत रूप से जो भी आपको कॉलेज आवंटित हुआ है वहाँ जाना है। उसके बाद रिपोर्ट बिटवीन 5 से लेकर 12, यानी 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग से पहले सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद में फीस भर करके आपको कॉलेज में जाना है, और कॉलेज एडमिशन विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज प्रशासन है वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेगा और आपका एडमिशन है वो कंफर्म करेगा। उसके बाद में आपको वेबसाइट पे अपना जो भी स्टेटस है वो चेक करते रहें। और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मार्कलिस्ट है 10वीं 12वीं की करनी है। उसके बाद में हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा पत्र है वो आपको करना, मैंने आपको बता दिया, वो यहाँ भी आ जाएगा आगे। लेटेस्ट पासपोर्ट साइड आपको फोटो, लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करना है, और लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट आपको ST SC OBC जनरल जो भी है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया कि किस किस कैटेगरी का कब तक मान्य होगा। और ये सारा काम आपको क्लियर लिखा हुआ है कि प्लीज़ रिपोर्ट बिफोर 12/8/2024, यानी 12/8/2000 से पहले आप रिपोर्टिंग करें, अदरवाइज योर एडमिशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड एंड यू विल बी फुली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी आपका जो एडमिशन है कैंसिल हो जाएगा और आप इसके लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो ये तो कोऑर्डिनेटर का। अब यहाँ रिपोर्टिंग के समय आपको नीचे भी यहाँ आपके दिए हुआ है 10वीं का 12वीं का स्व घोषणा है, नवीनतम फोटो, वैध जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, और आपकी सब कैटेगरी की हुई है तो वो ये सारे अपलोड करने हैं। उससे पहले आपको फीस भरनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट हमेशा ये ध्यान रखें कि स्पष्ट रूप से दिखें, ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने। और यहाँ से ये इस तरह का स्व घोषणा पत्र है, या तो आप इसको प्रिंट कर लें या आप हाथ से अगर सादे कागज़ पर लिख करके भी अपने साइन करके इसको आप PDF है वो या इमेज है उसको आपको अपलोड करना है। तो जैसे मैं घोषणा करती हूँ कि फॉर्म भरते समय और ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरेगी सारी जानकारी मेरे जानकारी के साथ सही है, और मैं उपरोक्त कोर्स में पूरे से तो समस्त योग्यता पूरी करता हूँ, और भविष्य में मेरे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की जानकारी में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरा प्रवेश है वो निरस्त हो सकता है। उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या होंगी। यहाँ रोल नंबर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा और इंग्लिश में नाम, और यहाँ साइन है। इस तरीके से ये पूरा स्व घोषणा है। तो ये तो हो गया स्व घोषणा। अब मान लो आप साइट पे आ गए और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, आपको पता चल गया, आपने चेक कर लिया आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। अब आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तो यहाँ रिपोर्टिंग वाले रिपोर्टिंग फॉर्म इस पर आपको आना है साइट पे, और यहाँ आकर के आपको काउंसलिंग पोर्टल है ये आपके खुल जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले अपनी काउंसलिंग आईडी है वो एंटर करनी है। तो यहाँ से जैसे मैं काउंसलिंग आईडी एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ से रोल नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ रोल नंबर भी आपको एंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे रोल नंबर एंटर कर लिए, उसके बाद में मदर नेम है, तो यहाँ मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ है आपको, तो जो भी
स्टूडेंट उसके डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लें। तो ये आपके जैसे ये आज 2005 है और यहाँ से आपको प्रोसीड पर करना है। अब एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म भर सकता है, ये यहाँ विशेष दिया हुआ है। अब यहाँ से इस तरीके से आपका ये एडमिशन फॉर्म हो जाएगा, जिसमें आपका रोल नंबर है, काउंसलिंग आईडी है, कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी कोई है तो अन्यथा नो आ जाएगा। इसके अलावा और कोई कैटेगरी है तो यस अन्यथा नो। अब यहाँ तो फोटो आ गया। अब आपको कॉलेज आवंटित कौन सा हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कॉलेज का नाम आ गया कि ये कॉलेज आपको आवंटित हुआ है। अब आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको नवीनतम फोटो है वो अपलोड करना है। यहाँ से चूज फाइल में जाकर के लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके उसको आपको सबमिट करना है। उसके बाद में सेकेंडरी या उपाध्याय यानी 10वीं की मार्कलिस्ट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको सीनियर सेकेंडरी की 12वीं की मार्कलिस्ट अपलोड करनी है। उसके बाद में बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास आपको अपलोड करके यहाँ से सबमिट करना है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अगर सामान्य श्रेणी में हुआ है तो बात लगे, अन्यथा आपको करना है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन, ये इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये आप किसी वाइट पेपर पर लेकर के आपको इसको अपलोड करके यहाँ से आपको सबमिट करना है। ये सारे सबमिट करने के बाद में यहाँ आपको जो भी 12वीं है उसकी डिटेल्स यहाँ बनी है। जैसे यहाँ से आपने 12वीं कहाँ से की तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में कौन से साल में की तो यहाँ साल जैसे 2023 में की है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं तो 500 में से कितने आए थे तो यहाँ से जैसे जितने भी मार्क्स आए और यहाँ से परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और ये सारे भरने के बाद में यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके इसको सबमिट करना है। अभी जी ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात डॉक्यूमेंट के लिए क्लियर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम साइज है वो 100 KB होनी चाहिए और JPG या JPEG ये दोनों फॉर्मेट ही होने चाहिए। इसका मतलब PDF अलाउ नहीं है। तो आपको सीधा सा जो भी 10वीं 12वीं की मार्क लिस्ट है और भी डॉक्यूमेंट्स है उनका आपको सीधा सा फोटो खींचना है। JPG फॉर्मेट में होगा या JPEG में होगा और उस क्लियर फोटो को आपको अपलोड करना है। लेकिन ध्यान ये रखें कि उसकी KB है वो 100 KB तक होनी चाहिए। अगर 100 KB से ज़्यादा का है तो आप उसको ऑनलाइन साइज है KB की, वो इमेज की साइज है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस करके आप इसके 100 KB तक उसको ले आएँ। उसके बाद में प्रत्येक डॉक्यूमेंट आप ध्यान से सेलेक्ट करें। अगर मान लो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा तो आपके ऑब्जेक्शन आ सकता है या वहाँ से आपको वापस रिवर्ट करेंगे, फिर आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको यहाँ से है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज आवंटन हुआ या नहीं हुआ। कॉलेज आवंटन होने के बाद में आपको जो भी वांछित दस्तावेज है सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिए, वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। यानी इमेज है अच्छे कैमरे से या स्कैनर से आप डॉक्यूमेंट अपलोड स्कैन करें, उसके बाद इसको अपलोड करें। और अपलोड करने के बाद में प्रवेश की जो शेष राशि है 13,550 उसका आपको ऑनलाइन भुगतान करना है। और ऑनलाइन भुगतान करने के बाद यथाशीघ्र आप अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन है वो कंफर्म करवा लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, सारा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक जो भी नए युवा साथी हैं उनको शेयर करें। और इसमें अगर आपके किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन रहेगा कि पहले आप वीडियो पूरा देखें। मैंने लगभग आपकी जितनी भी संभावित जिज्ञासाएं हैं उन सभी का समाधान मैंने बताने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। लेकिन एक बार आप अगर वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपकी मुझे लगता है कोई भी क्वेरी है वो बाकी नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वही जवाब दूंगा जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है। अगर वीडियो में बताया हुआ है तो आप वीडियो पूरा देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।